नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं सामान्य प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, नई आर्थिक नीति 1991। तो आज के इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर देखने वाले हैं वो है नई आर्थिक नीति क्या होती है और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले नई आर्थिक नीति 1991 ये क्या है और ये क्यों आई या फिर इसका जो उद्गम है ये क्यों हुआ। सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि 1991 में आर्थिक सुधारों की श्रृंखला शुरू करने के पहले सरकार से लाइसेंस लेकर ही औद्योगिक की नई इकाइयां स्थापित हो सकती थी अथवा विद्यमान इकाइयों का विस्तार किया जा सकता था। देखिए 1991 के पहले जब भी कोई औद्योगिक इकाई को शुरू करना होता था या फिर उसका विकास करना होता है या विस्तार करना होता था तो इनको क्या करना होता था कि गवर्नमेंट से परमिशन लेना होती थी या हम बात करें लाइसेंस लेना होता था। ठीक है ना, ये सब कब होता था 1991 से पहले। लेकिन इस लाइसेंस लेने की पद्धति या इसे हम कहें कि नियंत्रण की पद्धति या जो संरक्षण की पद्धति है इस पद्धति की वजह से भारत को काफी नुकसान हुआ था। वो किस टाइप का नुकसान हुआ था, तो जैसे इसने कहा है कि ऐसे अत्यधिक नियंत्रण या संरक्षित आर्थिक परिवेश में विकास की गति न केवल धीमी पड़ गई अपितु भावी विकास भी अवरुद्ध हो गया। मतलब ज्यादा जो कंट्रोलिंग गवर्नमेंट द्वारा की गई कि हम आपको नई यूनिट शुरू करने के लिए तभी दे सकते हैं जब आप हमसे लाइसेंस लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो यहां आपको पता ही है जो अफीम की खेती होती है, ठीक है ना, वो अफीम की खेती के लिए हर कोई किसान क्या नहीं कर सकता है, उस अफीम को नहीं बो सकता है। उसके लिए उसे गवर्नमेंट से क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ती है। अफीम के लिए क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इस प्रकार का लाइसेंस अन्य जितने भी यूनिट्स होती थी, जितनी भी औद्योगिक इकाई होती थी, उनको भी लेना पड़ता था 1991 से पहले। लेकिन इसके साइड इफेक्ट ये हुए कि यहां पर हमारे पास आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा और हमारे यहां पर विकास की गति न केवल धीमी हो गई बल्कि भविष्य में जो विकास की है वो भी अवरुद्ध हो गया। तो यहां पर ये कहा गया कि 1991 की नीति जो लागू करने का मेन इंपॉर्टेंट जो लॉजिक था वो यही था कि उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। ठीक है, इसने कहा है कि इन कारणों से विदेशी विनिमय अधिक आकर्षित नहीं किया जा सका, यानी कि विदेशों से जो एक्सचेंज होता है, जो आयात निर्यात होता है, वो आयात निर्यात भी ज्यादा हम नहीं कर पाए क्योंकि हमने क्या कर रखा था, एक सीमा निर्धारित कर रखी थी। या हम बात करें तो हमने बंधन लगा रखा था। ठीक है, अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें या लाइसेंस वगैरह की बात करें तो इनका मतलब क्या होता है कि आपने उस पर पकड़ बना रखी है, आपने उन्हें फ्री नहीं कर रखा है, छूट नहीं दे रखी है। तो इसी वजह से विदेशी विनिमय भी क्या हुआ, वो अधिक आकर्षित नहीं हो पाया, यानी कि विदेशी कंपनी हमारे यहां पर आकर के बिजनेस नहीं कर पाई या फिर हम वहां जाकर के बिजनेस नहीं कर पाए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर विदेशी मुद्रा का संकट आया और उच्च राजकोषीय घाटा एवं मूल्य वृद्धि की समस्या आ गई। तो क्या प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से गवर्नमेंट ने लाइसेंस हर इकाई के लिए जारी करने के लिए जो नियम बनाए थे, इसकी वजह से हमारा विकास की स्पीड थोड़ी कम हो गई और उस वजह से हम विदेशी विनिमय को आकर्षित नहीं कर पाए। और जब विदेशी विनिमय आकर्षित नहीं हुआ तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का संकट आया, राजकोषीय घाटा हमारे सामने निकल के आया और मूल्य में वृद्धि होने लगी। तो इससे क्या हो गया, भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। और दयनीय कितनी हुई थी, तो भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार जो है वो घट करके मात्र एक सप्ताह के आयात के बराबर हो गया था। तो क्या स्थिति हो गई थी कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा थी वो केवल एक सप्ताह के जो आयात को खरीद सकती है, आयात करवा सकती है, इतना ही हमारे पास इसमें जो कोष था भंडार घर में इतना ही रह गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों की नई रणनीति की घोषणा की, जिसे हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं या नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि नई आर्थिक नीति जो है 1991 में क्यों आई थी, क्यों लागू की गई और इसमें क्या होने वाला है या क्या किया गया वो हम देखेंगे। अब देखिए इसमें से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं। क्वेश्चन ये निकल सकता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था में जो एक नई आर्थिक नीति 1991 लागू हुई थी वो कौन से वित्त मंत्री ने की थी। तो यहां पर इसका ऑप्शन क्या रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या रह चुके हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है जो एलपीजी है या फिर एक नई आर्थिक नीति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका एक और नाम क्या है, एलपीजी नाम से जाना जाता है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन
और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीन नीतियां यहाँ पर लागू की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो जुलाई 1991 में की गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छे खास होने वाले हैं, और अगर आपको इस टाइप से आप पढ़ेंगे, इसको डिटेल वाइज पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर इन तीनों नीतियों को समझ लेते हैं, या जो एलपीजी है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उदारीकरण की। किसकी बात करेंगे? उदारीकरण। अब ये उदारीकरण क्या होता है? वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे हमारे वित्त मंत्री उस समय के, तो उन्होंने क्या नीति बनाई थी उदारीकरण को लेकर के, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे ये उदारीकरण होता क्या है। देखो, उदार नाम आप सुन पा रहे होंगे, उदार, उदार भाव आपने देखा होगा कि यार इस भाई में तो काफी उदारता है, यानी कि ये क्या करता है? ये छूट दे देता है, ये प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। जब आप प्रतिबंध लगाते हो तो आपके अंदर उदार भाव नहीं होते, लेकिन आप उदार हो, बिना प्रतिबंध के आप लोगों से काम करवा रहे हो, तो उसका मतलब क्या हो? आप उदारशील हो गए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट ने भी क्या किया, जो लाइसेंस जारी कर रखे थे चीजों को लेकर के, यूनिट्स को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, कि आप बिजनेस यही करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस टाइप से गवर्नमेंट ने क्या किया है? उदार भाव अपनाया या उदार नीति अपनाई, जिसको हम क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। वो उदारीकरण क्या है? तो इसने दिया है, उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देश के शासन तंत्र द्वारा अपनाए जा रहे लाइसेंस, नियंत्रण, कोटा, प्रशुल्क आदि प्रशासनिक अवरोधों को कम किया जा सके, यानी कि प्रतिबंध हटाए जा सके या फिर उनको कम कर दिया। तो उदारीकरण वो नीति है जिसमें गवर्नमेंट के क्या होते हैं? लाइसेंस, नियंत्रण, कोटा, प्रशुल्क, ये जो नीतियां होती है, जो जो प्रशासनिक अवरोध है, इसको हम बाधाएं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आपके काम में जो बाधाएं आ रही है वो किस प्रकार की बाधा है? यार मुझे इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी, वो बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करना पड़ेगी। तो ये फॉर्मेलिटी पूरी करना एक प्रकार से क्या है? अवरोध है, ये प्रशुल्क देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इन सबको हटा करके या फिर कम करके इस नीति को अपनाया, ताकि क्या हो सके? ताकि देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर ले जाया जा सके। जैसे आर्थिक स्थिति जो बहुत ही खराब हो गई थी हमारी, ताकि उस आर्थिक स्थिति को हम संभाल सके और देश को आर्थिक विकास की ओर ले जाया जा सके। क्योंकि देखिए, हर बंदा को ये छूट दे दी जाएगा, आप कोई भी हो, कहां से भी हो, आप बिजनेस कर सकते हो। तो बंदे का जो टैलेंट है वो निकलता है और उस बिजनेस की वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है, ठीक है ना। तो प्रतिबंधों को हटा करके उन्होंने उदार नीति को अपनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन, ठीक है। अगला यहां पर आता है, उदारीकरण में निजी क्षेत्र को उन उद्योगों का संचालन करने की भी स्वीकृति दी जाती है जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। अब यहां उदारीकरण में क्या किया गया? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर थे, उन प्राइवेट सेक्टरों को उन सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट सेक्टरों के संचालन के लिए भी दे दिया गया है, जो पहले किसके अंडर में थे? जो गवर्नमेंट के अंडर में थे। तो यहां पर क्या किया गया है? उनको वहां पर मौका दिया है निजी सेक्टरों को कि आप इसमें भी आइए और यहां पर क्या कीजिए, आप अपना जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, उसके आधार पर आप देश का विकास कीजिए और अर्थव्यवस्था को सुधारिए, ठीक है ना। तो उदारीकरण में क्या किया है? निजी क्षेत्रों को उन उद्योगों का संचालन करने के लिए दे दिया गया जो पहले किसके पास थे? गवर्नमेंट के पास थे, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों के पास थे। आगे इसने दिया है कि तथा निजी क्षेत्र के संबंध में लगे प्रतिबंधों एवं नियमों में ढील दी गई। जो प्रतिबंध लगा रखे थे गवर्नमेंट द्वारा, जो कड़ी पाबंद होते हैं, तो उनको भी क्या कर दिया गया? ढील दे दी गई या हटा दिए गए। तो इस टाइप से उदारीकरण नीति अपनाई गई, ताकि देश का क्या किया जा सके? विकास किया जा सके और जो आर्थिक स्थिति है उसको भी सुधारा जा सके। अब बात करते हैं, देखिए यहां पर अभी अपनों ने क्या बोला है कि उदारीकरण में उन्होंने प्रतिबंध हटा दिए, ढील दे दी, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ जो चीजें हैं, कुछ उद्योग है, उनके लिए प्रतिबंध मुक्त नहीं किया है। यानी कि अभी भी आपको वर्तमान में कुछ 6 ऐसे उद्योग है जिसको शुरू करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट से लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। तो लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त में 6 ऐसे उद्योग आते हैं जो अभी भी लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त नहीं हुए, यानी कि उनमें लाइसेंस लेना अनिवार्य है। आपको अगर वो बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन या लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। जिसमें कौन कौन से आते हैं? तो अल्कोहलिक पेय आते हैं, सिगरेट आते हैं, प्रतिरक्षा उपकरण आते हैं, औद्योगिक विस्फोटक आते हैं, खतरनाक रसायन, ड्रग्स, ये चीज आती है। तो ये चीजें अभी भी क्या है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। या हम बात करें कि अगर आप इनको शुरू करना चाहते हो या इससे संबंधित व्यापार, बिजनेस या उद्योग शुरू करना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। जैसे कि आज भी क्या होता है कि अफीम की जो खेती होती है उसमें सभी किसान अफीम का जो है धंधा वो नहीं कर पाते। जैसे कि उसने क्या दिया है कि ये जो खतरनाक रसायन, ड्रग्स जो है, इनके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? तो अफीम एक प्रकार से क्या होती है? ड्रग्स ही होती है ना, ड्रग्स मानते हैं हम उसको। तो ये जो अफीम की खेती है, इसके लिए किसानों को क्या दिए जाते हैं? पट्टे दिए जाते हैं,
ठीक है ना। जैसे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है, सोयाबीन के बाद अफीम की खेती ज्यादा प्रचलित है। तो इस खेती के लिए प्रत्येक किसान को जो भी लेना चाहता है पहले लाइसेंस लेता है, उसके बाद ही ये कानूनी मानी जाती है। लेकिन अगर आप बिना परमिशन के अगर ये खेती करते हैं तो आपको इलीगल मान करके आपको इसके ऊपर आपके ऊपर जो भी है कानूनी कार्रवाई की सरकार द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो 6 उद्योग हैं, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन इनके अलावा जितने उद्योग है, अब वहां पर लाइसेंस जो प्रक्रिया थी उसको हटा दिया गया है। कौन सी नीति के अंतर्गत, तो उदारीकरण के अंतर्गत। आई होप आपको ये उदारीकरण समझ में आ गई होगी और ये क्लियर हो गया होगा कि 6 कौन से उद्योग है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है इन 6 उद्योगों के बारे में। ठीक है ना, इनमें से उद्योग 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है इसमें से वो कौन सा आंसर गलत है, या पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इन 6 उद्योगों को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली नीति को हम समझते हैं। यहाँ पर अगला आता है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है ना, जो प्राइवेट कर दिया गया, देखो नाम से पता चल रहा है निजीकरण कर दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, जो पब्लिक सेक्टर था उसको प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया, या पब्लिक सेक्टर के जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोलिंग है, वो किसको दे दी, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी। तो इसे हम क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि रेलवे भी क्या हो रहा है, प्राइवेट होने के कगार पे खड़ा हुआ है, यानी कि कुछ ऐसी जो सार्वजनिक सेक्टर है उनको क्या कर रखा है, प्राइवेटाइजेशन करने की ओर गवर्नमेंट क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो उस समय 1991 में भी जो प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर थे, उनको क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर किया गया। अब देख पहले समझ लेते निजीकरण होता क्या। तो निजीकरण का आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें राज्य तथा सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कम कर दी जाती है। यानी कि जो आर्थिक भागीदारी, यानी कि गवर्नमेंट उन क्षेत्रों में पैसा कम लगाएगी और ज्यादा पैसा कौन लगाएगा, पूंजीपति लगाएंगे। तो यहां पर पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी थोड़ा मौका दिया है। तो यहां पर दिया गया है निजीकरण का उद्देश्य उद्योगों के प्रबंध संचालन की निजी क्षेत्र को छूट देना और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करना है। इसका उद्देश्य क्या रहा है कि गवर्नमेंट को जो आरक्षण मिलता है उस आरक्षण को समाप्त करना और उसमें किसकी एंट्री करवाना, निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टरों की एंट्री करवाना ही इसका उद्देश्य था। किसमें, प्रबंध में और संचालन में। साथ ही साथ पूंजी में भी किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं कि ये क्या शेयर कौड़ियों के भाव में बेच रहे हैं। ठीक है ना, इस टाइप का एक कार्टून इमेज बनाया गया है कि आइए आइए ये शेयर ले जाइए इस कंपनी के। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट सेक्टर के। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, उस गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर खरीद रहा है, मतलब उसमें पैसा लगा रहा है। ठीक है ना, उसमें पूंजी लगा रहा है, तो प्रबंध भी वही करेगा, संचालन भी वही करेगा। कुल मिला के बात ये है कि सार्वजनिक जो कंपनियां होती है, क्षेत्र होते हैं, उनमें किसकी भागीदारी यहां पर की जा रही है, निजी क्षेत्रों की भागीदारी की जा रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। अब निजीकरण में किन किन बातों पर बल दिया गया है, तो पहला यहां आता है अंतरराष्ट्रीय करना, अर्थात सॉरी अराष्ट्रीयकरण करना। अराष्ट्रीयकरण करना मतलब यहाँ की गवर्नमेंट का थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो कम डालना, यहाँ जो गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग है उसको कम कर देना। इसने दिया है सरकारी उत्पादक संपत्तियों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। क्या कर देना, सरकारी उत्पादक संपत्तियों को किसको दे देना, निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर देना। अब आप इसको आप संभालिएगा, ठीक है ना, हमसे नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इस टाइप का था। दूसरा आता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समता पूंजी को निजी पूंजी में परिवर्तित करना या अपनिवेश कर देना। कहने का मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनियां, इंडस्ट्रिया, उद्योग है, इनके जो शेयर होते हैं, इनके जो पूंजी होती है, समता पूंजी, इक्विटी शेयर, वो किसके हाथों में दे देना, वो निजी क्षेत्रों में दे देना। यानी कि अब वो उसको वो संभालने वाले हैं। ठीक है ना, यानी कि पैसा कौन लगाएगा, निजी क्षेत्र लगाएगी। अगला आता है केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही आरक्षित उद्योगों में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति देना। जो ऐसे ऐसे उद्योग थे, ऐसे आरक्षित उद्योग थे जिसमें केवल क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ही इंटरफेयर कर रही थी, उसमें भी अब किसको इंटरफेयर करने दिया जा रहा है, निजी क्षेत्रों को इंटरफेयर करने दिया जा रहा है। तो इस नीति का पर्पस यही था कि कुल मिला के जो गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है, उसमें प्राइवेट सेक्टर आए, इंक्लूड हो और अपना योग्यता, अपनी पूंजी, अपना धन, मन सब लगा करके हमारे देश को बढ़ाने में, इसके विकास को करने में, इसकी अर्थव्यवस्था सुधारने में भागीदारी बने। तो यहाँ पर जो इस एलपीजी में पी आता है, प्राइवेटाइजेशन, उसका रीजन यही था। एक और यहाँ पर दे रखा है कि किस पे बल दिया गया, तो सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित करना, उसको लिमिटेड करना, गवर्नमेंट क्षेत्र को सीमित कर देना और बाकी का क्षेत्र क्या करना, निजी क्षेत्र को विस्तार करना। ठीक है ना, आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर को कम कर देंगे तो निजी क्षेत्र आप इंक्लूड करेंगे तो उससे क्या होगा, इसका अधिक विस्तार हो सकता है। ठीक है ना, और मतलब सार्वजनिक क्षेत्र को कम कर देना, उसके विस्तार पर रोक लगा देना।
ठीक है ना, और निजी क्षेत्र इंक्लूड होगा तो आपका जो अर्थव्यवस्था है वो सुधारी जा सकती है। अगली नीति जो आती है हमारी वो आती है वैश्वीकरण। क्या आती है? ग्लोबलाइजेशन। अब वैश्वीकरण क्या है? तो जैसे कि हमने देखा है 1991 के पहले जो भारत की कंडीशन थी उसमें विदेशी विनिमय जो था, विदेशी एक्सचेंज जो था वो बहुत ही कम था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है उन्होंने 1991 में नई आर्थिक नीति में क्या नीति अपनाई कि वैश्वीकरण अपनाया। वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जैसे आप देख रहे होंगे कि विश्व के अन्य जो देश है, अन्य जो कंट्रियां हैं वो आपस में मिलजुल के क्या करें? बिजनेस करें, ठीक है ना। तो इस टाइप से वैश्वीकरण नीति को अपनाया गया। अब ये होती क्या है? तो इसने दिया विश्वव्यापी वह प्रक्रिया है या विश्वव्यापीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है, यानी कि आपस में निर्भरता उत्पन्न होती है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। उसने दिया है कि व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ की दशाओं का विदोहन करने की दशा में अग्रसर होता रहे। तो विश्वव्यापी जो हम वैश्वीकरण कहें, ये एक प्रकार का क्या है जिसमें ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस अपनी देश की सीमा में ही चलता रहे। आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हो और अपने यहाँ के जो टैलेंट है या अपने यहाँ के प्रोडक्ट है उनको आप विदेशी बाजार में ले जाकर के बेच सकते हो। तो कुल मिला के इन्होंने बाजार का एरिया बढ़ा दिया गया, यानी कि जो उद्योग अपने ही देश में बिजनेस कर रहे थे वो अपने देश के अलावा अन्य अदर देश में भी कर सकते हैं। इसी आधार पर क्या हुआ? विदेशी कंपनियां भारत में आई या भारत की कंपनियां विदेशों में गई, तो इससे हमारा विदेशी मुद्रा में क्या हुआ? सुधार हुआ और विदेशी मुद्रा का जो कोष था वो जो कम हो गया था वो भी बढ़ने लगा। तो यहाँ पर वैश्वीकरण नीति भी यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय के वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा क्या किया गया? ये अपनाई गई, जिसे हम एलपीजी के नाम से बुलाते हैं। अब ये वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या थे? इसके पर्पस क्या थे? इस नीति को लागू करने का क्या था? तो पहला था अकुशलता दूर करना, यानी कि हमारे यहाँ पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती थी, हमने क्या किया? विदेशी कंपनियों को इधर बुलाया और वहां पर जो टेक्निकल चीजें थी वो हमने अप्लाई की, तो उससे क्या हुआ? हमारे यहाँ का जो अकुशलता है वो भी दूर होने गई। उसके बाद उत्पादकता में वृद्धि हुई, क्योंकि हमने नए नए तकनीकी जो साधन है वो उनका इस्तेमाल किया हमारे उत्पादन में, तो इसके कारण उत्पादकता में क्या हुई? वृद्धि होने लगी। उसके बाद कंपटीशन यहाँ बढ़ने लगा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है हमारे यहाँ की जो कंपनियां, हमारे यहाँ के जो उद्योग है वो विदेशों के साथ क्या करने लगे? प्रतिस्पर्धा करने लगे। तो इससे हमें क्या हुआ? हमें अच्छे दाम मिलने लगे, ठीक है ना। जब कंपटीशन होता है तो हम अच्छी गुणवत्ता का अच्छा माल बनाते हैं। अगला इसने दिया बैंकिंग या वित्त क्षेत्र में सुधार हुआ। हमारे यहाँ के बैंक क्या करने लगे? वहां जाने लगे, या वहां के बैंक क्या होने लगे? हमारे यहाँ आने लगे। तो उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया? इन्वेस्ट किया, हमारी कंपनियों में पैसा लगाया। तो इस टाइप से वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार हुआ और बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधार हुआ। तो वैश्वीकरण भी अपनाने से क्या हुआ? हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और आज की कंडीशन जो है वो काफी अच्छी देखी जा रही है। तो साथियों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो नई आर्थिक नीति था, जिसमें हमने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण यहाँ पर समझा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह वीडियो के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये लाल वाला बटन आप दबाइएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।